अब तेरी बारी है। अगर तूने नाम नहीं बताया तो तेरा वही हाल करूंगा जो इनका किया है। अभिनव के मुंह से यह बात सुनते ही गौरांग का दिमाग खराब हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और बिना कुछ किए ही उसके माथे से पसीना आने लगा था। अभिनव धीरे धीरे गौरांग की तरफ बढ़ता जा रहा था। गौरांग ने जब अभिनव की लाल आंखें देखी तो वह घबरा गया और बोला, देखो, मैं पुलिस को बुला लूंगा, पीछे हटो, वरना मैं सच में पुलिस को बुला लूंगा। गौरांग ने न सिर्फ अभिनव को धमकी दी, बल्कि अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस का नंबर भी डायल करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह फोन लगा पाता, उसका अपना फोन बजने लगा था। स्क्रीन पर जो नंबर गौरांग ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अकरम का फोन था। गौरांग ने घबराते हुए फोन उठाया और हकलाते हुए बोला, हेलो अकरम सर। जैसे ही अभिनव ने गौरांग के मुंह से अकरम का नाम सुना तो उसकी जान में जान आ गई थी। वह जानता था कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अकरम ही अभिनव का सारा काम कर देने वाला था। हुआ भी वही। उधर से अकरम ने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से इधर से गौरांग ने फटी आंखों के साथ चीखते हुए कहा, क्या? यह देखते ही अभिनव भी एक बार को चौंक गया। वह कुछ कहता उससे पहले गौरांग आगे बोला, जी जी, मैं समझ गया सर, मैं करेक्शन करवाता हूँ। उसके इतना कहते ही फोन कट गया। गौरांग ने पहले तो एक गहरी सांस ली, उसके बाद अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो भाई, और अकरम सर से तुम्हारा क्या लेना देना है? यह सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिससे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए, समझे? अब चुपचाप यह बताओ कि तुम्हें यह काम करने के लिए किसने कहा था? यह सुनते ही गौरांग घबराया और उसने अपना सलाइवा घूट लिया। इतना सब हो जाने के बाद भी वह सच नहीं बताना चाहता था। वह जानता था कि सच कितना खतरनाक है। अभिनव उसकी हिचक को अच्छी तरह से समझ गया था। इसीलिए उसने कहा, तुम बता रहे हो या मैं फिर से अकरम जी को फोन लगाऊं? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मैं उनसे अपना रिश्ता खराब करने का रिस्क नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उन्हें फोन मत करना। फोन से याद आया, अभी तो तुम्हें मुझे मेरे फोन के पैसे भी देने हैं, याद है ना? याद है, बिल्कुल याद है। मुझे बताओ, तुम्हारा आपका फोन कितने का था? मैं आपको पैसे दे देता, या फिर आप कहें तो मैं आपको वैसा का वैसा ही फोन नया लाकर दे देता हूँ। गौरांग ने घबराते हुए कहा। उसे यह भी लग रहा था कि वह फोन की बात करते हुए अभिनव के मन से उसका दूसरा सवाल निकाल देगा, लेकिन यह मुश्किल नहीं था। अभिनव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, पहले उस मास्टरमाइंड का नाम बताओ। गौरांग ने एक गहरी सांस ली और घबराते हुए बोला, चिराग। यह नाम सुनते ही अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चिराग उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता था। वह यह तो जानता था कि चिराग के मन में उसके लिए कुछ खुराफात चल रही है, लेकिन वह इतना नीचे गिर जाएगा अभिनव ने कभी नहीं सोचा था। अभिनव ने गौरांग को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, अब उसे बोलना कि तुम इस प्लान से अपने हाथ पीछे खींच रहे हो, क्योंकि यह तुमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज आप मुझे बैंकक्रप्ट मत होने देना। प्लीज अकरम सर से कहना कि मेरे ऊपर तरस खाए, दया करें मुझ पर। यह सुनते ही अभिनव ने घूरते हुए गौरांग को देखा और बोला, उसने फोन पर तुमसे यह सब कहा? यह सवाल सुनते ही गौरांग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, ठीक है, हो जाएगा अगर हमने कहा, और फिर अपने टूटे हुए फोन की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना टूटा हुआ फोन उठाया और गौरांग को दिखाते हुए बोला, इसके लिए 1,50,000 रुपए भिजवा देना, ताकि मैं तुम्हारा मैसेज अकरम जी के पास अच्छी तरह से पहुंचा सकूं। इतना कहते ही अभिनव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब वह गौरांग के ऑफिस से बाहर निकला तो गौरांग फर्श पर गिरे अपने आदमियों पर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें उसका फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी सालो? मैं उसका पैसा तुम्हारी सैलरी में से वसूल करूंगा, समझे? उधर जब गौरांग अपने आदमियों को हड़का रहा था,
तब इधर अभिनव फिर से अपने ऑफिस पहुंच चुका था। वहां जाते ही उसने एक गहरी सांस ली। रास्ते में नया फोन खरीदने की वजह से वह आने में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन उसने गौरांग का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जब वह अंदर आया तो मीरा ने परेशान होते हुए अभिनव से कहा, सर आप कहाँ रह गए थे? एक तो आप बहुत लेट आए हो और ऊपर से आपका फोन भी नहीं लग रहा था। उसका परेशान सा चेहरा देख अभिनव मुस्कुराया और बोला, मैंने गौरांग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दी है। इतना कहकर अभिनव अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा था। यह सुनकर मीरा की जान में जान आई और बोली, यह तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। अभिनव ने यह सुन मीरा को एक पल के लिए देखा और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ याद आया, जब मैं निकल रहा था उससे पहले तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। बताओ क्या बात है? अभिनव ने कहा और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जितना रिलैक्स अभिनव नजर आ रहा था, मीरा भी उतनी ही रिलैक्स नजर आने की कोशिश कर रही थी। उसने अभिनव के सामने लगी कुर्सी निकाली और बैठकर बोली, मैं कल डब्ल्यू प्रोडक्ट्स वालों से मिली थी और जैसा कि उन्होंने और आपने मुझे करने को बोला था मैंने वही किया। तो क्या हुआ फिर? उन्होंने मुझे कहा है कि वह सीईओ से कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं। वह आपको फायर करने का सोच रहे थे और उसके बाद वह लोग पे करने वाले थे। अभिनव ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि यह प्रपोजल भी वैसा ही था जैसा गौरांग का प्रपोजल था। अभिनव यह भी समझ गया था कि इसके पीछे भी चिराग का हाथ था। ऐसे में अभिनव ने मीरा को देखा और बोला, तो अगर कंपनी मुझे बाहर नहीं करती तो यह लोग हमें पे नहीं करेंगे बराबर? मीरा ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और बोली, अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए? अभिनव ने एक लंबी सी अंगड़ाई ली और बोला, अगर वह लोग सीईओ से बात करना चाहते हैं तो उनकी सीईओ से बात करवा देते हैं। यह जवाब सुनते ही मीरा की आंखों की पुतलियां उसकी आंखों से बाहर निकल आई थी। उसने कहा, नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी हाल में इस सब के बारे में टाइगर सर को नहीं बता सकते। अभिनव ने मीरा को देखा और शांति से बोला, रिलैक्स हो जाओ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर टाइगर सर को इस बारे में पता चल गया तो वह हम सबको नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, हो सकता है कि वह तुम सबको निकाल दे, लेकिन वह मुझे नहीं निकाल सकते। अभिनव के मुंह से यह शब्द सुनकर मीरा कंफ्यूज हो गई थी। वह नहीं समझ पा रही थी कि अभिनव क्या कह रहा था। वह यह तो जानती थी कि अभिनव कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अभिनव ऐसा कुछ कर सकता है। अब मीरा को यह आभास होने लगा था कि उनकी कंपनी बिना टाइगर के धड़ाम से गिर जाएगी और अगर टाइगर बीच में आए तो वह सभी लोग अपनी नौकरी और करियर से हाथ धो बैठेंगे। उधर जब मीरा के दिमाग में यह सब चीज घूम रही थी, तब इधर चित्रा और अनन्या एक साथ अनन्या के ऑफिस में बैठी जूस पी रही थी। अनन्या की किसी बात पर चित्रा ने जोर से हंसते हुए कहा, यार वह इतने इम्पोर्टेंट मौके पर इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे कर सकता था? उसकी बात सुन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि वह मुझे अपने दादाजी का ऑफर रिजेक्ट करने के लिए कैसे कह सकता था। मेरी बात मान अनन्या, तू उस लड़के से दूर होना शुरू कर दे। भूल जा उसको और उसके सवाल को भी कि वह उस रात तेरे कमरे में कहां से और कैसे आया। तू अब उसे अपने से दूर करना शुरू कर, वरना वह तेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जितनी देर करेगी उतना पछताएगी। चित्रा ने अनन्या से कहा और जूस पीने लगी। अनन्या अभी भी कहीं खोई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में यह सब क्या और क्यों हो रहा था। तभी चित्रा ने उसे याद दिलाने के लिए कहा, अरे हाँ, कल तो तेरी प्रोटोन पब्लिशर्स वालों के साथ मीटिंग है ना, हो सकता है कि तुझे वहां टाइगर मिल जाए। यह सुनते ही अनन्या मानो होश में आई
और उसने हंसते हुए कहा, मैं उससे मिलने के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ। अरे क्या बात कर रही है यार, देख वैसे भी तू अभिनव को आज नहीं तो कल डाइवोर्स देने ही वाली है ना, तो ऐसे में आज नहीं तो कल तुझे किसी नए पार्टनर की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। मेरा मतलब है कि अपनी उम्र तो देख। यह सुनते ही अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी मुझे चिराग के साथ जाना पड़ेगा। भले ही मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर धीरे धीरे हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। एग्जैक्टली हो सकता है कि इन फ्यूचर तुझे टाइगर पसंद आ जाए या टाइगर को तू, और तेरे और चिराग के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। किसे पता कि कल को तू देश के सबसे रिचेस्ट बैचलर में से एक की वाइफ बन सकती है। सॉरी, लेकिन मैं इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अनन्या ने कहा और चित्रा को एक पल के लिए देखने लगी और बोली, वैसे तू उसके बारे में बात करने से रुक नहीं रही है। क्या बात है, कहीं तू इंडिया टाइगर के लिए तो नहीं आई है? तूने देखा है उसे पहले कभी? इस सवाल पर चित्रा ने पहले तो धीरे से अपना ग्लास टेबल पर रखा और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है टाइगर बहुत ही अजीब और सीक्रेटिव आदमी है। मैंने दिग्पाल को तो कई बार देखा है, लेकिन टाइगर को आज तक देखने का मौका नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है। यार इतना तो जंगल का टाइगर नहीं तड़पाता जितना गुड़गांव का टाइगर तड़पा रहा है। पर जो भी हो, मैं जानती हूँ कि वह बहुत हैंडसम होगा। ऐसे लड़के हमेशा हैंडसम ही होते हैं। चित्रा के मुंह से यह सब बातें सुनकर अनन्या अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई और उसने कहा, हो सकता है कि वह हेड ऑफ द। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाती, अचानक से दरवाजा खुला और अनन्या बीच में ही रुक गई। उसने देखा कि सनी उन दोनों के कमरे में झांक रहा था। उसने कहा, आई होप तुम कल की मीटिंग की तैयारी कर रही हो। अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यह सुन अनन्या चिल्लाई और बोली, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है प्यारे भाई। सनी ने अपने कंधे उचकाए और बोला, मैं तो बस भाई होने के नाते तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहा था। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह प्रोजेक्ट मेरा है, तुम्हारा नहीं। अनन्या की बात सुन सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि जल्दी ही तुम्हें मेरी इस प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ने वाली है। देखना एक दिन यह प्रोजेक्ट हम दोनों के कंधों पर खड़ा होगा, सिर्फ हम दोनों के। और हाँ, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, अपने उस फटीचर हस्बैंड से कहना कि घर के अंदर मेरे पर्सनल मैटर के अंदर अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। इतना कहते ही सनी ने दरवाजा लगाया और फिर से बाहर चला गया। अनन्या को सनी को देखकर घिन आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। उधर अनन्या खिड़की के बाहर देख रही थी तो इधर अभिनव भी खिड़की के बाहर झांक रहा था। उसके मन में चिराग की इस चाल से निपटने की बेहतरीन चाल चल रही थी। इधर अनन्या अभिनव से तलाक लेने और अपने पैरों पर खड़े होने के सपने देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव चिराग के बारे में सोच रहा था। जो कुछ भी अभिनव के साथ हो रहा था, उससे वह यह तो समझ गया था कि चिराग की बातचीत काफी बड़े बड़े लोगों से है। एक ही दिन में उसकी 2 डील्स कैंसिल हो गई थी। चिराग के कहने पर कोई भी इमेजिंग सिक्योरिटीज के साथ काम नहीं करना चाहता था। अभिनव को यही सोचते सोचते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। वह ऑफिस से निकला और डिनर के लिए अक्रम के एक रेस्टोरेंट में चला गया। आज ही वह दिन था जब वह देवेंद्र से उसकी कंपनी को खरीदने वाला था। जब अभिनव उस रेस्टोरेंट में बैठा इंतजार कर रहा था, तभी उसे पीछे से एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने पूछा, अरे यह यहाँ क्या कर रहा है? अभिनव ने जैसे ही यह आवाज सुनी तो वह हैरान हो गया। यह कोई जानी पहचानी सी आवाज थी। अभिनव को लग रहा था कि उसने इस आवाज को कहीं तो सुना था। अचानक से उसे याद भी आ गया कि आखिर यह आवाज किसकी थी। अभिनव पलटा और उसने पाया कि उसके पीछे कुछ दूरी पर
वैभवी खड़ी थी। वैभवी की आंखें अभिनव को चिढ़ा रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ अकेली क्या कर रही थी। अचानक वैभवी अभिनव को बोली, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम ऐसी किसी जगह पर डिनर के लिए आ सको। ओह, माफ करना, मैं भूल गई थी। अब तो तुम काम करने लगे हो ना। अभिनव ने वैभवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देख रहा था। तभी अभिनव को पीछे से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। क्या बात है डार्लिंग, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं डार्लिंग, मुझे बस अपना एक पुराना दोस्त मिल गया था, वैभवी ने कहा और अपनी ही बात पर हंसने लगी। यह भारी सी आवाज और किसी की नहीं, देवेन की थी। जैसे ही वह आगे आया और उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसे झटका लगा। उसने कहा, अभिनव? और इतना कहते ही देवेन जोर से हंसने लगा। उसे लगता था कि उसने अभिनव की नाक के नीचे से जिस तरह वैभवी को निकाला वह कोई बहुत बड़ा काम था। उसे लगता था कि अगर अभिनव गंवार है और उसके इसी गंवारपन पर देवेन को हंसी आती थी। हेलो देवेन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अभिनव ने बिना किसी भाव के रूखी आवाज में कहा। इतने में वैभवी ने वाइन की बोतल उठाई और टेबल पर रख दी। फिर उसने ढक्कन खोला और अभिनव की टेबल पर रखा एक गिलास में वाइन डालने लगी। लेकिन बीच में ही उसे न जाने क्या सूझा। उसने वाइन गिलास में डालने की बजाय अभिनव की ट्राउजर और शर्ट पर उड़ेल दी। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती से यह हो गया। खैर, देखने में जो तो तुम्हारे कपड़े ज्यादा महंगे नहीं लगते। देवेन, तुम इसके लिए पे कर दोगे प्लीज? वैभवी ने देवेन को देखा और आंख मारते हुए बोली। देवेन और अभिनव दोनों ही समझ गए थे कि यह वैभवी की चाल थी। देवेन फिर से हंसा और बोला, बिल्कुल। वैसे कितने की होगी यह शर्ट? 300, 400, 450? जब देवेन अभिनव को परेशान कर रहा था तभी अभिनव की नजर अरबाज पर पड़ी। उसने देखा कि अरबाज उन दोनों की तरफ चला आ रहा था। अभिनव ने तुरंत घड़ी देखी। उसमें 9 बज चुके थे और उनकी मीटिंग का टाइम हो गया था। अभिनव समझ गया था कि अरबाज यहाँ देवेन से मिलने आया था। इतने बड़े इत्तेफाक की अभिनव को उम्मीद नहीं थी। जिस रेस्टोरेंट में बैठकर अभिनव अरबाज के फोन का इंतजार कर रहा था, उस रेस्टोरेंट में अरबाज और देवेन एक दूसरे से मिलने वाले थे। अभिनव के लिए एक तरह से तो यह खबर अच्छी ही थी। जो कुछ भी होना था वह अब उसकी आंखों के सामने होगा। फिर भी उसके लिए चिंता की बात यह थी कि अरबाज उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अभिनव को यह डर लग रहा था कि कहीं अरबाज देवेन को अभिनव की असली पहचान के बारे में ना बता दे, वरना रायता फैल सकता था। अब अभिनव के पास वहां से उठकर जल्दी से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन उधर अरबाज भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ वैभवी भी अभिनव की छाती पर खड़ी थी। ऐसे में अगर अभिनव को निकलना था तो वह उस वैभवी को धक्का देना पड़ता। अगर वैभवी को धक्का लगता तो वह अभिनव के सामने से हट जाती और अरबाज अभिनव को देख लेता। अभिनव ऐसा नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में अभिनव ने तुरंत बात संभालने के लिए कहा, वैभवी, यह तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सब अभिनव ने बड़े प्यार से कहा। उसकी बात सुनते ही वैभवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अभिनव वैभवी के साथ एक लंबे वक्त तक रहा था, लेकिन उसने आज तक वैभवी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान नहीं देखी थी। उसने कहा, एक फटीचर सही गलत की बात ना ही करे तो अच्छा है। इतने में देवेन का फोन बज उठा और उसने पलट कर देखा तो पाया कि अरबाज वहां पहुंच चुका था। अभिनव अरबाज से नजर बचाने के लिए दूसरी दिशा में देखना शुरू कर दिया था। देवेन ने वैभवी को देखा और बोला, हमें अभी जाना पड़ेगा। इस फटीचर को फिलहाल छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। इतना कहते ही देवेन ने वैभवी की कमर में हाथ डाल दिया। यह सब देवेन अभिनव को जलाने के लिए कर रहा था और अभिनव को जलन हो भी रही थी। वैभवी भी इस शैतानी मुस्कान के साथ अभिनव को देखते हुए बोली, हाँ चलो डार्लिंग, और वह देवेन और अरबाज के साथ निकल गई। हाय, मैं तुम्हारे लिए
एक वीआईपी स्वीट बुक कराया है। तुम चलो, मैं आता हूँ, देवेन ने अरबाज से कहा। अरबाज ने हाँ में सिर हिलाया और वीआईपी स्वीट की तरफ बढ़ने लगा। देवेन भी वैभवी के साथ होटल के बाहर आ गया था। ठीक उसी वक्त अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और बिल्डिंग से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह बाहर आया तो उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि किसी अनजान नंबर से उसे फोन आ रहा था। अभिनव फोन उठाने ही वाला था कि इतने में उसकी नजर देवेन पर पड़ी, जो एक कोने में वैभवी को होठों को चूम रहा था। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और वैभवी को उसमें बैठाकर रवाना कर दिया। इस बीच देवेन की नजर भी अभिनव से मिली और वह चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें पता है, पहले जब मैं तुम्हें इस जगह पर देखता था तो मुझे शौक लगा। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे जैसा आदमी ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। फिर मुझे अचानक याद आया कि तुम्हारा बाप, तुम्हारे पिताजी अकरम सर के ड्राइवर थे और शायद तुम इस रिश्ते का नाजायज फायदा उठा रहे हो। यह सुनकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, मैं एक आजाद इंसान हूँ देवेन, कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत है। और जो तुमने अभी बात कही है वह तुम भी जानते हो कितनी बकवास थी। इसीलिए इससे पहले कि देर हो जाए और मैं कुछ कर बैठूं, चुपचाप मुझसे माफी मांग लो। अभिनव की बात सुनकर देवेन एक पल के लिए उसे देखने लगा। देवेन की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभिनव ने अभी जो कहा देवेन उसके बारे में सोच रहा था। फिर देवेन मुस्कुराया और एकदम अभिनव के पास आकर बोला, तुम्हारा मतलब है कि मैं, देवेन, तुमसे माफी मांगूंगा? या इन शॉर्ट तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अभी तुमसे माफी मांगू? अभिनव देवेन की आंखों में देखे जा रहा था। तभी देवेन ने अभिनव की शर्ट पर लगी धूल साफ करते हुए कहा, तुम्हें पता है, आज मेरे मन में आया था कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन तुम्हारी यह हरकत देखकर लगता है कि तुम अभी भी माफी के लायक हुए नहीं हो। माफ कर दूं मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? अभिनव ने पूछा। यह सुनकर देवेन की मुस्कान और भी बड़ी हो गई और उसने कहा, इसका मतलब भी तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। बस मैं यह उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ उसके बाद कहीं तुम सुसाइड न कर बैठो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने वाला हूँ। यह सुनकर अभिनव को घबराहट नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, सुनकर अच्छा लगा देवेन, लेकिन तुम जिस पोजीशन पर अभी खड़े हो मुझे नहीं लगता वहां से तुम्हें ऐसी बात करनी चाहिए। जिंदगी किसकी नरक होने वाली है यह तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभिनव की बात सुनते ही देवेन को गुस्सा आ गया। उसने अभिनव का कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोला, क्या कहा तूने? फिर से बोल जरा। मैंने कहा कि तू अपना ध्यान रखना, क्योंकि कल सुबह मैं तेरे ऑफिस पर पुलिस भेजने वाला हूँ। तुझे क्या लगता है तू मुझे डराएगा और मैं डर जाऊंगा? साले, जहां से आया है ना वहीं वापस भेज दूंगा। देवेन का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन अभिनव को देवेन की यह हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मुझे तेरे ऊपर तो नहीं, लेकिन अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे वापस भेजने के चक्कर में कहीं तू खुद मेरे हाथों वापस मत चले जाना। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं जो काम करता हूँ सबूत के साथ करता हूँ, इसीलिए इस फटीचर से बचकर रहना। यह सुनकर देवेन का मन तो ऐसा हुआ कि वह अभिनव को जान से मार दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकता था। वह चिल्लाते हुए बोला, मुझे धमकी देना तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। साले, अनन्या के दम पर तू बहुत हेकड़ी झाड़ रहा है ना। एक दिन अगर तेरी जिंदगी से अनन्या को बाहर नहीं फेंका तो मेरा भी नाम देवेन नहीं। देखते हैं कौन किसको कहाँ फेंकता है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। देवेन अभी भी गुस्से में उसे देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वह फिर से अभिनव के पास जाए और उसे सबक सिखाए, लेकिन इतने में उसका फोन बज उठा था। यह अरबाज का फोन था। वह कब से देवेन का अंदर इंतजार कर रहा था। अरबाज खुद टाइगर के नाम से डरा हुआ था।
उसे लगा कि टाइगर ने अभी तक उसे फोन नहीं किया है, तो शायद इसका मतलब यह था कि टाइगर को इस डील के बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। उधर जब देवेन अरबाज से मिलने अंदर गया तब इधर अभिनव भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। उसके बैठते ही उसका फोन बज उठा। यह उसी अननोन नंबर से था जिसे अभिनव ने पहले इग्नोर किया था, लेकिन जब दोबारा इस नंबर से फोन आया तो अभिनव ने उसे उठाते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से अभिनव को किसी की धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आई। उसकी सांसों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह आदमी परेशानी में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बात करनी चाहिए थी या नहीं। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, उधर से एक भारी सी आवाज आई, हेलो। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना गला साफ किया और बोला, मेरा नाम लक्ष्य है। आपने मुझे अपना नंबर दिया था। यह बात सुनते ही अभिनव के दिमाग में ढेर सारे ख्याल दौड़ पड़े और उसने अचानक से कहा, तुम अरबाज के आदमी हो? सामने से लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा। फोन पर काफी देर तक एक लंबा सन्नाटा छाया रहा। कुछ देर के बाद लक्ष्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तय किया है कि मैं अब से टाइगर के लिए काम करना चाहता हूँ। उसने बेस्ट यहाँ कोई नहीं है। अभिनव को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले कि वह लक्ष्य से आगे कुछ और कह पाता, उसकी गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वह और कोई नहीं बल्कि चाहत थी। चाहत को इस वक्त अपनी आंखों के सामने देखकर अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। चाहत रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? अभिनव ने चाहत को एक पल के लिए रुकने के लिए कहा और फोन पर बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा। आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। उधर से लक्ष्य ने कहा। यह बात सुनकर अभिनव हैरान हो गया और बोला, तो फिर क्या चाहिए? अभिनव का यह सवाल सुनकर लक्ष्य फिर से खामोश हो गया। अभिनव ने लक्ष्य से फिर से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। मुझे मेरा परिवार चाहिए। मेरे परिवार के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। उसने कहा, तुम्हारा परिवार? हाँ, अरबाज के पास मेरा परिवार है। मुझे पता नहीं अरबाज ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसे धोखा देने की कोशिश की तो वह मेरे परिवार को खत्म कर देगा। प्लीज, मैं खुशी खुशी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से आपके सामने कोई शर्त नहीं रखना चाहता, बल्कि आपकी जो शर्तें होंगी मैं उन्हें मानने के लिए भी तैयार हूँ। बस आप किसी भी तरह मेरे परिवार को बचा लीजिए। मेरे लिए मेरी बीवी और मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। अभिनव को लक्ष्य की आवाज में उसका रोना साफ दिखाई दे रहा था। वह महसूस कर पा रहा था कि लक्ष्य की आंखें नम हो गई थी। तभी फिर से चाहत ने अभिनव की गाड़ी का शीशा बजाया और वह भी कुछ जोर से। वह अभिनव को याद दिलाना चाहती थी कि वह अभी भी अभिनव के इंतजार में बाहर खड़ी है। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी जिसे अभिनव बहुत पसंद किया करता था। अभिनव ने जब चाहत को देखा तो उसने फोन पर लक्ष्य से कहा, मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। मेरे मैसेज का इंतजार करना। मैं जल्दी ही तुमसे बात करूंगा। तब हम सारी चीजों के बारे में आराम से बात करेंगे, ठीक है? यह कहते हुए अभिनव की नजर चाहत पर टिकी हुई थी। जैसा आप कहें सर, लक्ष्य ने कहा। इस बार उसकी आवाज में जान आ गई थी। अभिनव ने फोन काटा और दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि चाहत ने नीले रंग की जीन्स और गुलाबी रंग का सुंदर सा टॉप पहना हुआ था। उसके बाल बंधे हुए थे और वह बंधे बालों में और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अभिनव, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? ऐसे भी क्या जरूरी बात कर रहे थे? चाहत ने पूछा और पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव ने उसकी बात को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया और एक गहरी सांस ली। वो इस वक्त देवेन और अरबाज के बारे में नहीं सोचना चाहता था, जो अपनी मीटिंग शुरू कर चुके थे, और चाहत के होते हुए तो वह उन दोनों में से किसी को फोन भी नहीं उठा सकता था।
ऐसे में अभिनव ने नर्वस होते हुए अपने बाल ठीक किए और बोला, मैं कुछ काम में उलझा हुआ हूँ, शायद मेरा ध्यान कहीं और था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिनव का यह सवाल सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैं तो बस यहाँ मजे करने आई थी। इतना कहते ही चाहत ने अभिनव की शर्ट को देखा। उसकी शर्ट अभी भी भीगी हुई थी। ऐसे में चाहत ने पूछा, यह तुम्हारी शर्ट भीगी हुई क्यों है? अभिनव ने अपनी शर्ट को देखा और एक गहरी सांस ली। वैभवी ने उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले जो किया था उसे तो अभिनव लगभग भूल चुका था। फिर भी उसने चाहत को सफाई देने के लिए कहा, यह गलती से हो गया। एक वेटर ने बाय मिस्टेक मेरी शर्ट पर वाइन गिरा दी। यह सुनते ही चाहत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। इस सैटरडे को हम लोग पिकनिक चल सकते हैं? इधर जब चाहत अभिनव को अपने साथ पिकनिक पर ले जाने की बात कर रही थी, तब उधर देवेन ने अरबाज के लिए होटल में 2 कमरे बुक कर रखे थे। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वह अपने आसपास किसी भी जासूस को ना भटकने दे। अरबाज कमरे में दाखिल हुआ और देवेन का इंतजार करने लगा। देवेन अपने पीछे देखते हुए चला आ रहा था। वह यह देखना चाहता था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। जब देवेन श्योर हुआ तो वह कमरे में दाखिल हो गया। उसके कमरे में आते ही अरबाज ने उससे कहा, तुमने मुझे काफी देर इंतजार करवाया है देवेन, माफ करना लेकिन मैं बस यह श्योर कर रहा था कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। इतना कहते ही देवेन ने एक कुर्सी उठाई और अरबाज के पास लगाकर बैठते हुए बोला, हमें कैसे भी करके आज रात के को ही एग्रीमेंट फाइनल करना होगा। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे यही कहा था। अरबाज ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और बोला, खरीदार यहीं आसपास ही हैं, तुम्हें तुम्हारा पैसा तुरंत मिल जाएगा। यह सुनते ही देवेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं पहले ही फ्लाइट बुक कर चुका हूँ और मैं किसी भी हाल में कल सुबह यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से भाग तो नहीं रहे हो? अरबाज ने तीखी नजरों से देवेन को देखते हुए यह सवाल पूछा। एक पल के लिए तो देवेन के होश उड़ गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और बोला, नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ? मैं तो बस वेकेशंस के लिए जा रहा हूँ। असल में देवेन ने अरबाज को यह कभी नहीं बताया था कि वह जिस आदमी से पंगा ले रहा है वह कोई और नहीं बल्कि टाइगर है। अगर वह अरबाज को यह सब बता देता तो शायद अरबाज कभी उसकी मदद करने के लिए राजी ही नहीं होता। अरबाज को ऐसे चक्करों में पड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अभी देवेन ने अरबाज से जो कुछ कहा उसे सुनकर अरबाज को बुरा लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि देवेन अरबाज को धोखा देकर वहां से फरार होना चाहता था। देवेन खुद तो निकल जाता और मरने के लिए पीछे अरबाज को छोड़ जाता। देवेन ने अपने मुंह से एक बार भी यह नहीं कहा कि वह अरबाज को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। ऐसे में अरबाज के दिमाग में यह ख्याल बैठ गया था कि देवेन उसे धोखा दे रहा है और ऐसे में अरबाज देवेन को उसी की भाषा में जवाब देने वाला था। वैसे भी उसे यह तो करना ही था। यह काम करने के लिए बाद में वैसे भी उसे अपने दूसरे काम के लिए जाना था। टाइगर ने उसे जिस तरह से धमकाया था, अरबाज को उसका बदला भी तो लेना था। इसीलिए उसने देवेन से कहा, चलो तो फिर शुरू करते हैं। तुम अपने साथ में जो जरूरी कागजात हैं वह लाए हो? हाँ, मैं सारे पेपर्स लेकर आया हूँ। अब जरा पैसों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे भी हमारे पास पूरा दिन नहीं है, देवेन ने जवाब में कहा। अरबाज ने हाँ में सिर हिला दिया। देवेन ने पूछा, खरीदार कहाँ है? वह प्राइवेट आदमी है और वह किसी भी चीज पर रिस्क नहीं लेना चाहता है। यह सुनते ही देवेन को झटका लगा। उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? यह पूरी सेटिंग प्राइवेट ही तो है। मैंने यह सारा अरेंजमेंट ही तो इसीलिए किया है ताकि प्राइवेसी बनी रहे, और तुमने ही तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे खरीदार से पर्सनली मिलवाओगे। देवेन की बात सुनकर अरबाज ने उसे कुछ पल के लिए देखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए बोला, क्या अरबाज बता देगा?
टाइगर के बारे में देवेन को आखिर क्या चल रहा है अरबाज के दिमाग में। दोस्तों, टाइगर आ गया है, टाइगर इज बैक। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको कहानी कैसी लग रही है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।